कभी सोचा है कि एक एटम के अंदर असल में क्या चल रहा है? न्यूक्लियस का खिंचाव हर इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुंचता है? लगता तो है कि ये बड़ा सीधा साधा होगा, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज हम स्लेटर के नियमों की मदद से इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि एक इलेक्ट्रॉन असल में न्यूक्लियस की कितनी ताकत महसूस करता है। फिर हम स्लेटर के नियमों की विधि में गोता लगाएंगे, कुछ उदाहरणों को हल करेंगे, पीरियोडिक टेबल पर इसका असर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले एक आम धारणा है कि एटम में सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ एक बराबर खिंचे चले आते हैं, है ना? पर असल में कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। उन्हें न्यूक्लियस की पूरी ताकत कभी महसूस ही नहीं होती। इसे ऐसे सोचकर देखिए जैसे किसी कॉन्सर्ट में सिंगर को सुनने की कोशिश हो रही हो, लेकिन स्टेज और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। वो लोग आवाज को रोकते हैं, उसे दबा देते हैं, है ना? बस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स बीच में आकर एक तरह का पर्दा बना देते हैं। और केमिस्ट्री की भाषा में इस पर्दे या रुकावट को हम कहते हैं शील्डिंग। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या जिसे हम ZF कहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो ये वो असली खिंचाव है जो एक इलेक्ट्रॉन बाकी सारे इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग के बावजूद महसूस करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ कोई अंदाजा नहीं लगाना है। हम इस शील्डिंग को बिल्कुल सटीक तरीके से नाप सकते हैं, और इसके लिए हमें नियमों के एक बड़े ही सरल सेट का इस्तेमाल करना है, जिन्हें स्लेटर के नियम कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस असल में सिर्फ 2 आसान स्टेप्स का है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनों को सही ग्रुप्स में बांटना होता है, और फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वे कितनी शील्डिंग कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम S कहते हैं। तो ये रहा पहला स्टेप। हम इलेक्ट्रॉन्स को कुछ खास ग्रुप्स में रखते हैं जिन्हें स्लेटर ग्रुप्स कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक ही शेल के S और P इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, लेकिन D और F इलेक्ट्रॉनों के अपने अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो एक बार ग्रुप्स बन गए तो अगला सवाल है, हर इलेक्ट्रॉन कितनी शील्डिंग करता है? खैर, ये इस पे निर्भर करता है कि वो है कहाँ। क्या वो हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन के ही ग्रुप में है, या फिर वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब किसी अंदरूनी शेल में है? हर सिचुएशन के लिए एक अलग वैल्यू तय की गई है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब इसे कुछ असली एटम्स के साथ एक्शन में देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये नियम असल में कैसे काम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन से। हम जानते हैं कि इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, मतलब इसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज है +8। हमारा लक्ष्य है इसके सबसे बाहरी 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक के लिए ZF का पता लगाना। तो चलिए हिसाब लगाते हैं। हमारे 2p इलेक्ट्रॉन के अपने ग्रुप में 5 और इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम 5 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो अंदर वाला शेल है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए और हमें मिल जाती है टोटल शील्डिंग वैल्यू S, जो है 3.45। और अब आता है फाइनल स्टेप। हम टोटल चार्ज यानी 8 में से शील्डिंग वैल्यू 3.45 को माइनस कर देंगे, और ये रहा हमारा जवाब। ZF है 4.55। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के पूरे +8 चार्ज के बजाय हमारा बाहरी इलेक्ट्रॉन असल में सिर्फ +4.55 का चार्ज ही महसूस कर रहा है। चलिए एक और करते हैं। अब क्लोरीन को लेकर इसे एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, जिसमें कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन और शेल्स हैं। देखते हैं कि नियम यहाँ कैसे काम करते हैं। यहाँ भी तरीका वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। हम उसी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स, फिर N-1 शेल और इस बार N-2 शेल के इलेक्ट्रॉन से भी शील्डिंग को जोड़ते हैं। जब सारा हिसाब किताब हो जाता है और हम उसे 17 के टोटल चार्ज से घटाते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्लोरीन का बाहरी इलेक्ट्रॉन 6.10 का एक बहुत मजबूत खिंचाव महसूस करता है। अब देखते हैं आयरन जैसे D ब्लॉक एलिमेंट्स को। यहाँ नियमों में एक छोटा सा बदलाव है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो D इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब हम किसी एक 3D इलेक्ट्रॉन के लिए ZF निकाल रहे होते तो उसी 3D ग्रुप के बाकी इलेक्ट्रॉन 0.35 की शील्डिंग देते हैं, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन उनसे नीचे के शेल्स में हैं, वो सभी 1.00 की पूरी शील्डिंग देते हैं। जब इन सबको जोड़ा जाता है तो आयरन के 3D इलेक्ट्रॉन के लिए ZF आता है 6.25।
तो सवाल ये है कि हम ये सब कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक मैथ्स प्रॉब्लम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नंबर ज़ेफ असल में पूरी पीरियोडिक टेबल के पीछे का राज खोलता है। तो देखिए सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ज़ेब लगातार बढ़ता है। इसका मतलब न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को और मजबूती से पकड़ता है, जिससे एटम छोटे होते जाते हैं। और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए शेल्स जुड़ने की वजह से ज़ेफ उतना नहीं बढ़ता और इसीलिए एटम बड़े होते जाते हैं। तो आखिर में सवाल ये आता है कि ये नियम इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि इस एक छोटी सी कैलकुलेशन से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ज़ेफ को समझने का मतलब है कि हम अचानक से बहुत कुछ समझा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा एटम बड़ा होगा, कौन सा छोटा। हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों होता है। ये एटम के साइज से लेकर उसकी रिएक्टिविटी तक लगभग हर चीज को कंट्रोल करता है। तो सोचिए, ये एक सिंपल सा नंबर केमिस्ट्री के और कितने रहस्य सुलझा सकता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज असल में केमिस्ट्री की नींव का एक बहुत ज़रूरी पत्थर है। इसे समझने का मतलब है केमिस्ट्री की दुनिया के कई और दरवाजे खोलना। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।